तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, शो डैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 11। यानी क्या है, एफ कोई भी फील्ड है इंटीजर मॉडुलो 11 के एस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमें ये वाला पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इरेड्यूसिबल दिखाना है। तो फील्ड क्या है हमारा, क्या है, फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 11, यानी 11 से पहले तक के सारे लिखे जाएंगे, 0 से 10 तक के एलिमेंट्स है इसमें। तो द फील्ड इज़ 0 1 अप टू 10। और जो फील्ड होता है वो एक तरह की रिंग है जो कि दो ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें है एडिशन मॉडुलो 11 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। अब क्या है, जो हमारा पोलिनोमियल है उसे हमने एफ एक्स मान लिया। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब इफ़ ए बिलोंग्स टू एफ देन बाय ए की पावर एन वी शैल मीन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 ए अप टू एन टाइम्स। यानी ए की पावर एन का मीन्स क्या है, ए की एन बार मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 का यूज़ होगा। अब क्या है, हमें ये देखना है कि ये इरेड्यूसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें है ना, जो फील्ड के ये सारे एलिमेंट है 0 से लेकर 10 तक के, सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। और इसमें 0 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 0, यानी 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 0। इसमें डायरेक्ट लिख रखा है बट सही तरीका वही है। तो 0 का तो 0 ही आएगा स्क्वायर करके, फिर एडिशन मॉडुलो 11 0 एडिशन मॉडुलो 11 4। तो यानी एक तरह से इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 4। अब f1 क्या है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। एडिशन मॉडुलो 1 प्लस 4 यानी 6 आ गया। अब जहाँ पे 11 से छोटे हैं वहाँ तक तो वही डिजिट रहेगी। अब नेक्स्ट है 2 का स्क्वायर प्लस, यानी एडिशन मॉडुलो 11 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 11 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वो भी 11 से छोटा है। प्लस 6 प्लस 4 10 हो गया, वो भी 11 से छोटा है, तो ये रहेगा। अब नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 भी छोटा है। अब एडिशन मोड लो, 3 और 4 आ जाएगा, एक्स की जगह 3 है ना, तो 3 प्लस 4 7। अब 7 प्लस 9 होगा हमारा कितना, 16। तो अब 11 से देखो तो 11 माइनस कर दिया एक तरह से, 11 से डिवीज़न करने पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे F3 की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही F4 की निकालेंगे 2, F5 की 1, F6 की 2, F7 की 5, F8 की 10, F9 की 6 और F10 की 4। अब हमने देखा सारों पे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो उस पर रिड्यूसिबल हो जाता। नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंस एफ ए नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस ए डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। फैक्टर थ्योरम से एक्स माइनस ए डिवाइड नहीं करता एफ एक्स को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ नो प्रॉपर डिविजर्स इन एफ एक्स। तो इसलिए जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसका कोई भी प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है फील्ड के अंदर, हैंस एफ एक्स इज़ इरेड्यूसिबल ओवर एफ। तो इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट क्या था, लेट W1 and W2 be subspaces of a vector space VF, then show that V equal to that sum of W1 plus W2, which implies V equal to W1 plus W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0। यानी इसमें क्या है, V को हम डायरेक्ट सम कब कहेंगे, W1 और W2 का इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी इससे भी प्रूव करना है और बैक साइड से भी। V इक्वल टू W1 प्लस W2 और W1 प्लस W2 के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक 0 एलिमेंट हो। तो इसकी थ्योरम दिखा देती हूँ मैं, ये पूरी पेज की थ्योरम है। नेसेसरी कंडीशन में क्या करना है, हमने मान लिया डायरेक्ट सम है और उसमें ये दोनों कंडीशन प्रूव करेंगे। दूसरे में क्या है, इन दोनों कंडीशन को मान लेंगे और डायरेक्ट सम प्रूव करेंगे। तो लेट वी बी द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसिस W1 एंड W2। डायरेक्ट सम है दोनों सब स्पेस का, तो हम क्या मान लेंगे, देन ईच एलिमेंट ऑफ V इज एक्सप्रेसिबली यूनिकली एज अ सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एन एलिमेंट ऑफ W2, देयरफॉर वी हैव V इक्वल टू W1 प्लस W2। अगर डायरेक्ट सम है तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर डायरेक्ट सम है तो इसका मीन्स क्या है, V का कोई भी एलिमेंट
W1 और W2 के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिंगल एलिमेंट जीरो है। तो लेट इफ पॉसिबल जीरो नॉट इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ W1 प्लस W2। हमने मान लिया इनके इंटरसेक्शन में है, देन अल्फा बिलोंग्स टू, वो हमने एक अल्फा माना जो जीरो के इक्वल नहीं है और हमने मान लिया इनके इंटरसेक्शन में है। अब बाद में हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा जीरो ही है या एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो दिखाते हैं ये कैसे है। हमने मान लिया अल्फ़ा अगर इनके इंटरसेक्शन में है तो W1 में भी होगा, W2 में भी होगा, और अल्फ़ा जब W1 में है W2 में है तो V में भी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू जीरो प्लस अल्फ़ा। एक जीरो एलिमेंट तो है ही इनमें W1 प्लस W2 में, तो हमने मान लिया जीरो W1 में है, अल्फ़ा W2 में है, तो ये इनका सम क्या आ गया, अल्फ़ा। अब अगले में हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस जीरो, यानी अल्फ़ा W1 में है अल्फ़ा और जीरो W2 में है। Thus, alpha belongs to V can be expressed in at least two different ways as a sum of an element of W1 and an element of W2। जो अल्फ़ा है वो दो तरह से रिप्रेजेंट हो गया, जीरो प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस जीरो। तो ये कंट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट V इज़ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो इससे तो ये हो जाएगा कि डायरेक्ट सम नहीं है, बट हमें तो गिवन है ये डायरेक्ट सम है, तो इसलिए हैंस जीरो इज़ द ओनली वेक्टर कॉमन टू बोथ W1 एंड W2। तो सिर्फ एक जीरो ही ऐसा वेक्टर है जो दोनों में कॉमन है, यानी इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो आएगा, W1 W इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू जीरो। दस द कंडीशंस आर नेसेसरी, तो ये नेसेसरी हो गई। अब सफिशिएंट में क्या है, हमें ये दोनों कंडीशन दी हुई है और हमें इसे डायरेक्ट सम प्रूव करना है। तो लेट V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू जीरो, देन टू शो डैट V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। ये मैंने बता दिया। अब V इक्वल टू W1 प्लस W2 है, तो इसका मीन्स डैट ईच एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एन एलिमेंट ऑफ W2। नाउ टू शो डैट द एक्सप्रेशन इज यूनिक। डायरेक्ट सम की क्या है, दो कंडीशन है, एक तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो और दूसरा है कि एक्सप्रेशन यूनिक हो। ऊपर यूनिक एक्सप्रेशन वाली कॉन्ट्राडिक्ट करी थी, तो उससे हमारा शो हो गया था कि उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक होगा। तो लेट इफ पॉसिबल अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अल्फा बिलोंग्स टू V, अल्फा वन बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा टू बिलोंग्स टू W2, एंड सिमिलरली अल्फा इक्वल टू B1 प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू, बीटा वन बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा टू बिलोंग्स टू W2। यानी V का एक एलिमेंट मान लिया अल्फा, तो उसे दो उसमें रख दी, दो तरह से हमने लिखने का ट्राई करा कि हमने मान लिया अगर पॉसिबल है तो अल्फ़ा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हमने मान लिया दोनों तरह लिख सकते हैं, बट बाद में हमें प्रूव क्या करना है, दोनों इक्वल है। नहीं तो क्योंकि अगर दो तरह से कर सकते हैं तो वो यूनिक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा वन W1 का माना, ऐसे बीटा वन W1 का माना, अल्फ़ा टू और बीटा टू W2 की मानी, तो इनके सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू। अब हमें क्या शो करना है, अल्फ़ा वन बीटा वन के इक्वल होगा, अल्फ़ा टू बीटा टू के इक्वल होगा, तभी ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। हमारे पास क्या है, दोनों ये अल्फ़ा के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, यानी अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू। अब अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन इक्वल टू क्या होगा, बीटा टू माइनस अल्फ़ा टू, यानी बीटा वन इधर ले गए, अल्फ़ा टू इधर ले गए। अब क्या है, since W1 is subspace, therefore alpha 1 belongs to W1, beta 1 belongs to W1, this implies alpha 1 minus beta 1 belongs to W1। अब क्या है, W1 एक सब स्पेस है और मैंने क्या बताया था, अल्फा वन और बीटा वन दोनों किसके एलिमेंट है, W1 के, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी किस में बिलोंग करेगा, W1 में, क्योंकि एक इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई और एक वो क्या कहते हैं उसे, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो कॉमुटेट एसोसिएटिव लॉ, कॉमुटेटिव लॉ हो गया। तो उन दोनों से ये अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू किस में बिलोंग कर गए, W1 में, क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स वाली से। अब क्या है, सिमिलरली बीटा टू माइनस अल्फ़ा टू भी किसके एलिमेंट होंगे, W2 के। अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन इक्वल टू बीटा टू माइनस अल्फ़ा टू, यानी एक W1 का एलिमेंट है, एक W2 का एलिमेंट है,
तो यानी दोनों के, और ये दोनों इक्वल भी है, तो यानी ये दोनों में होंगे, तो ये बिलोंग टू क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन हमें क्या गिवन है, बट 0 इज़ द ओनली वेक्टर विच बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आएगा, तो यानी ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल होगी और ये वाली भी। तो पहली टर्म α1 माइनस β1 इक्वल टू 0 से क्या आ गया, α1 इक्वल टू β1, और दूसरी टर्म β2 माइनस α2 से क्या आ गया, इक्वल टू 0 से α2 इक्वल टू β2। Thus each vector alpha belongs to V is uniquely expressible as sum of an element of W1 and an element of W2. Hence V is the direct sum of W1 and W2. तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा इसमें, लेट टीबिया, 12th क्वेश्चन का ये पार्ट है। लेट टीबिया लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाय TXY इक्वल टू 2y, 3x माइनस वाई। फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटेड टू द बेसिस 1, 3 और 2, 5। एक आर स्क्वायर पे है, यानी 2 टपल पे है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है, एक्स वाई को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है 2y और 3x माइनस वाई पे, और बेसिस क्या है हमारे 1, 3 और 2, 5। तो अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये इस नीचे एग्जांपल 7 देखो, ये वाला सेम क्वेश्चन है हमारा। हमने पहले वाला जो बेसिस का पहला है उसे α1 मान लिया, दूसरा है उसे α2 मान लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाएंगे, α1 का भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ऊपर वाले से और α2 का भी। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ α1 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 3, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 3, तो क्या आएगा 2y आना है, 2 इंटू 3, और कॉमा करके क्या है 3x माइनस वाई, 3 इंटू 1 माइनस 3, तो ये सॉल्व करके क्या आ गया 6,0। ऐसे ही T α2 निकाल लेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 5 मान के। अब हमारे पास T α1 और T α2 आ गए। नाउ आवर एम इज़ टू एक्सप्रेस द वेक्टर्स T α1 एंड T α2 वो T α2 एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स इन द बेसिस α1 एंड α2। अब हमारा एम क्या है कि इन्हें एक्सप्रेस करें लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसके, α1 और α2 के। तो हमने मान लिया लेट ए बी इक्वल टू P α1 प्लस Q α2। हमने क्या मान लिया, ए बी इक्वल टू दिस। अब P के साथ हमने α1 की वैल्यू रख दी और Q के साथ किसकी रख दी, α2 की। अब अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो P और 3P आएगा, P, 3P, और दूसरे में आएगा प्लस 2Q, 5Q। अब कॉमा से पहले वाले एक साथ जोड़े और बाद वाले एक साथ, तो क्या आ गया 3P प्लस 2Q, और वो P प्लस 2Q, और दूसरा आ गया 3P प्लस 5Q। अब क्या है, पहले वाली टर्म हमारी किसके इक्वल होगी, A के, और दूसरी वाली टर्म किसके इक्वल होगी, B के। तो P प्लस 2Q किसके इक्वल आ गया, A के, और 3P प्लस 5Q किसके इक्वल आ गया, B के। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P और Q के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5a प्लस 2, वो माइनस का 5a प्लस 2b, और Q का आ जाएगा 3a माइनस b। अब a की जगह हमें क्या रखना है 6, आप डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं P प्लस 2Q इक्वल टू 6, a की जगह 6 रख देना, और 3P प्लस 5Q इक्वल टू दूसरा क्या आया था हमारा 0। तो PQ की एक इक्वेशन मिलेगी, PQ की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारे पास T α1 के लिए आ जाएंगे। ऐसे ही फिर हमारा दूसरे के लिए निकालेंगे तो PQ की दोबारा वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले हमें हमारा यहाँ तक आ गया कि बेसिस α1 है α2, तो लेट करा हमने ए बी इक्वल टू दिस, तो किसका आया P प्लस 2Q और 3P प्लस 5Q। अब A और B में 6 0 भी रख सकते हो आप, 10 1 भी रख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करके हमें P और Q की वैल्यू निकाल लेनी है। जहाँ पे देन लिखा है वहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखनी है, कोई सी भी रख दो आप, तो इक्वेशन सॉल्व करके आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब पी और क्यू की वैल्यू इन दोनों में रख देनी है। अब क्या आ गया हमारा, हमें यहाँ पे रख देनी है लेट ए बी इक्वल टू है ना, तो पी की जगह हमारी -30 आ गई और क्यू की जगह 18 आ गई, तो क्या है ए बी इक्वल टू -30P और +18Q, वो +18 α2।
पी की जगह -30 रखेंगे तो क्या आ गया, -30 अल्फ़ा 1 प्लस 18 अल्फ़ा 2, और ये क्या हो गया हमारा टी अल्फ़ा 1 का। अब ऐसे ही हम ए बी की जगह 10, वो पहले हमने 60 से निकाली, ऐसे ही ए बी की जगह 10 और 1 रखेंगे तो फिर पी ओ क्यू की वैल्यू आएगी। फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन में रख देंगे यहाँ पे लेट वाले के यहाँ पी की जगह बताती हूँ क्या वैल्यू आएगी। पी की जगह -48 आ जाएगी और क्यू की जगह 29, और फिर इसमें रख देंगे ए बी की जगह क्या आएगा, 10 1 क्या है टी अल्फ़ा 2, तो यहाँ पे ए बी की जगह हमने 10 1 रखा तो टी अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या आ गया, पी की वैल्यू जो हमने निकाली ये वाली -48, क्यू की वैल्यू निकाली 29, तो ये आ गया हमारा टी अल्फ़ा 2 इक्वल टू 10 1 इक्वल टू -48 अल्फ़ा 1 प्लस 29 अल्फ़ा 2। अब जो ये कोफिशिएंट है इन्हें रख देंगे, पहले टी अल्फ़ा 1 के रखेंगे -30 और 18, फिर टी अल्फ़ा 2 के रखेंगे -48 और 29, और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट में बताती हूँ।